अरे कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम दोनों का, कुछ भी बोल रही हो? अरे माँ जी, हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है, हम तो बस आरोही की पसंद का ही ख्याल रख रहे हैं, है ना? छोटी क्या कह रही है? बिल्कुल जीजी, आपको तो पता ही है आरोही को इस घर की छत कितनी पसंद है। जब भी कोई शुभ मौका होता है उसे वहीं जाना होता है, हम तो बस वही कर रहे हैं। अरे पर आप सुन रहे हैं कि नहीं? इन दोनों को देखा, अगस्त में छत पर ननद की शादी करने को कह रही है। हाँ तो क्या गलत है इसमें? सही तो कह रही है। हमारी आरोही को कितनी पसंद है छत, और आजकल तो छत पर शादी करने का ट्रेंड चल रहा है। इसकी शादी भी वायरल हो जाएगी, देखना। मम्मी देखो ना, ये लोग कुछ पैसे बचाने के लिए मेरी अगस्त के महीने में छत पर शादी रख रहे हैं। अगर बारिश होगी तो मेरा लहंगा, मेहमान, बाराती, सबको क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा आरोही, आजकल तो मॉनसून वेडिंग का ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पर देखना सब लोग कितना एंजॉय करते हैं। हाँ, हमने तो नए रेनकोट भी तैयार करवा लिए, अगर बारिश होगी तो नए ही पहनेंगे, शादी में थोड़ी ना कोई पुराने कपड़े पहनता है। विकास, मोहित, तुम दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ भैया, आप दोनों तो कुछ कहिए कम से कम। अब पापा ने परमिशन दे दी है, इन दोनों ने पूरी तैयारी भी कर ली है छत की शादी की, अब हम क्या ही कर सकते हैं। इसका मतलब मेरी शादी सच में बारिश में छत पर करवाओगे? चलिए हम तुम्हारे लिए ना मैचिंग रेनकोट भी ढूंढते हैं लहंगे पर पहनने के लिए, आओ चलो। मम्मा आप भी सोच रहे होंगे ना कितनी कंजूस भाभियां हैं, अपनी ननद की शादी अगस्त जैसे महीने में छत पर करवा रही है। लेकिन रुकिए रुकिए, जरा किसी को जज करने से पहले आगे की कहानी देख लेते हैं हम कि आखिर कहानी में ट्विस्ट क्या है। कुछ महीनों पहले, देखा पापा, मैंने कहा था ना, इस छत को अगर आप इस तरह से डिजाइन करवाएंगे तो कितनी सुंदर लगेगी। लाइट्स, पौधे, झूला, ये पेंटिंग्स, कितनी सुंदर लग रही है ये छत। अब मैं तो कहती हूँ हम छोटे मोटे फंक्शन ना अब यहीं कर सकते हैं, क्यों मम्मी? हाँ बिल्कुल, अगर घर में इतनी सुंदर छत है तो फिर बाहर पैसे देना ही क्यों है। हाँ लग तो रही है सच में सुंदर। अरे बेटा, छत तुम्हारी है, जैसा मन करे वैसा करना। अच्छा, शाम को कभी कभी चाय पीने आ जाया करेंगे। हाँ जीजी, हवा भी कितनी अच्छी आ रही है। शिवानी और डिम्पल दोनों को भी छत का रेनोवेशन काफी अच्छा लगा था, लेकिन उन्हें क्या पता था ये मुस्कुराहट ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। छत बनने के पहले दिन सबको बहुत अच्छी लगी, दूसरे दिन भी अच्छी लगी, लेकिन तीसरे दिन से उस छत ने दोनों बहुओं की जिंदगी का रूट ही बदल दिया। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। कुछ दिन बाद, माँ जी आज मेरा जन्मदिन है, मैं और विकास बाहर डिनर पर जा रहे हैं। कई दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, सोचा इसी बहाने दोनों थोड़ा वक्त भी साथ में बिता लेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे बाहर क्या रखा है, मैंने छत पर पूरा डेकोरेशन करवा दिया है, गुब्बारे, लाइटें, केक सब ऊपर है। चलो सब छत पर, सब लोग साथ में मनाते हैं आपका जन्मदिन। तुमने केक भी मंगवा लिया इतनी जल्दी? अरे मुझे पता था ना आप बाहर जाकर पैसे उड़ाओगी। मेरा मतलब है पैसे खामखा खर्च करोगे, इससे अच्छा है घर पर हमारी सुंदर सी छत पर केक काट लेते हैं। हाँ अच्छा, बहुत दूर तक जाती है वैसे तुम्हारी सोच। अब इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। केक मैंने मंगवा लिया है, आप बस अच्छा खाना बना दो। आज चाइनीज खाने का बड़ा ही मन है तो वही बना दो। हम सब ऊपर जा रहे हैं, आप दोनों आ जाना। बताओ, जिसका जन्मदिन है उसी से खाना बनवा रही है। अरे जन्मदिन पर भी खुद ही खाना बनाओ और सर्व भी करो, ये कैसा जन्मदिन हुआ भला। डिम्पल ने मन मारकर विकास की तरफ देखा। वो इस उम्मीद से देख रही थी कि अभी विकास इस छत वाले प्लान को कैंसिल कर देगा शायद, लेकिन वो भी बहन के आगे मजबूर सा खड़ा था। अब बहन ने इतना कर दिया है, चलो ऊपर ही चलते हैं। जी रेस्टोरेंट गया, पार्टी भी, आओ दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। हैप्पी बर्थडे। तुम आओ कमरे में, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। हे भगवान, आज तो मैं गया काम से। बेचारी डिम्पल, जिसने पूरे हफ्ते पहले टेबल बुक करवाई थी, उसे आखिर में अपना जन्मदिन छत पर ही मनाना पड़ा, और वो भी खुद खाना बनाकर, वो भी ननद के आइडिया की वजह से। लेकिन इसका शिकार सिर्फ डिम्पल नहीं हुई थी, कुछ दिनों बाद शिवानी भी इसी चीज में फंसने वाली थी। कुछ दिन बाद, मोहित आज हमारी शादी की सालगिरह है, चलो ना नई फिल्म देखने चलते हैं। हाँ, हम हर साल अपनी शादी की सालगिरह पर चलते हैं, चलो मैं अभी टिकट्स बुक करवा देता हूँ। कोई रोमांटिक सी मूवी बुक करवाना, दोनों पॉपकॉर्न खाते हुए देखेंगे। मेरी मीना कुमारी रोमांटिक मूवी अभी करवाता हूँ। कहाँ जा रहे हो दोनों? अरे मूवी देखते हैं। कैंसिल। क्यों? मैंने छत पर एनिवर्सरी स्पेशल लिखा हुआ बोर्ड लगवा दिया है, प्रोजेक्टर भी आ गया है, ऊपर बैठकर मूवी देखेंगे। लेकिन मुझे तो थिएटर जाना था।
हाँ आरोही, हम हर साल सालगिरह पर मूवी देखने जाते हैं। हम ये प्लान किसी और दिन कर लेंगे। अरे कौन सी बहन इतना सब करती है भैया भाभी के लिए, बताओ तो। अब आरोही ने इतना सब कर दिया है तो उसकी मेहनत को बर्बाद कर दोगे क्या? हाँ बात तो सही है, उसका दिल टूट जाएगा। और तुम्हारी हड्डियां मैं तोड़ दूंगी, बस तुम कमरे में आओ। क्या कहा? कुछ नहीं माँ जी, मैं बस ऊपर छत पर कोई गेम खेलेंगी उसकी बात कर रही थी। हाँ हम सब गेम खेलेंगे। शिवानी भाभी आप ना जल्दी से कुछ टेस्टी सा बना कर लाओ, और हाँ पॉपकॉर्न बनाना भूलना मत। तब तक हम देखते हैं कि कौन सी मूवी देखनी है। हाँ क्यों नहीं, लाती हूँ पॉपकॉर्न। सालगिरह मुबारक हो छोटी, चले रसोई में। अब तक एक जन्मदिन और एक सालगिरह दोनों छत की भेंट चढ़ चुके थे, लेकिन अब बहुएं भी प्लान बना चुकी थी कि वो नए साल की शुरुआत यानी कि 31 दिसंबर पर बाहर एंजॉय करने जाएंगी ही जाएंगी। 31 दिसंबर की रात इस बार तो हम सब नए साल पर बाहर जाएंगे। जीजी मैंने तो कॉन्सर्ट की टिकट भी ले ली है। आज मैं ससुराल से बाहर जाकर वेस्टर्न कपड़े पहनूंगी और खूब एंजॉय करूंगी। वैसे भी आज आरोही भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों क्यों? ये कहाँ से वापस आ गई? छत से पूरे शहर की आतिशबाजी दिखती है। मैंने कुर्सियां भी लगा दी है, नया साल यही मनाएंगे। लेकिन खुद तो सहेलियों के साथ बाहर जाकर आई, हम क्यों छत पर मनाएंगे नया साल? देखो जरा इसका चेहरा कितना उतर गया है। देखो ध्यान से, तुम दोनों के लिए, इस परिवार के लिए वो जल्दी आ गई नए साल पर। हमारे लिए नहीं, खून पीने के लिए आई है। जीजी अब तो मुझे अपने मायके की भी याद छत पर ही आएगी। और उसके भाइयों को देख जरा, कैसे अपनी बहन को ना तक नहीं कह सकते। हमारे बारे में तो सोचते नहीं ये दोनों। ये छत ना हो गई हमारे लिए पूरी दुनिया बन गई है, घूम फिर कर यही छत आ जाती है बार बार। जन्मदिन, सालगिरह, नया साल, यहाँ तक कि रविवार की चाय भी आरोही सबको छत पर ही ले जाती थी। धीरे धीरे दोनों भाभियों को ऐसा लगने लगा कि इस घर में कमरों से ज्यादा इस्तेमाल तो छत का ही हो रहा है। जी अगर कल घर में कोई मेहमान भी आ गया ना तो आरोही कहेगी पहले छत दिखाओ। नहीं छोटी, जिस दिन इसकी शादी होगी ना उस दिन इससे भी छत का ऐसा शौक पूरा करवाएंगे। दोनों जोर से हंस पड़ी और फिर मजाक में कही गई बात एक योजना बनकर दोनों के मन में रह गई। आरोही को अपनी नई छत से इतना प्यार था कि उसे लगता था कि इस दुनिया का हर अच्छा पल बस उसी छत पर मनाया जाना चाहिए। लेकिन उसे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी इस जिद की वजह से दोनों भाभियों के कितने अरमान हर बार अधूरे रह जाते थे। अब तो मैं सोच रही हूँ कमरे को छोड़कर छत पर ही सो जाती हूँ, पैसे भी बच जाएंगे। वैसे सोच बुरी नहीं है शिवानी, लेकिन संभालना, कहीं आइडिया आरोही को मत बता देना, नहीं तो वो तो सच में ऊपर ही हम दोनों का बिस्तर लगवा देगी। उसका बस चले ना तो हमारी रसोई भी छत पर ही ले जाए कि भाभी यहाँ गैस क्यों जला रही हो, छत पर बाबे क्यों करते हैं ना। शिवानी भाभी आपका जवाब नहीं है। हो गया बेड़ा आकर, तुझे बोला था ना मत बोल कुछ भी छोटी। लेकिन इसने कौन सा वाला सुना है डिम्पल भाभी, बिस्तर वाला कि बारबेक्यू वाला? जो भी सुना हो वाट तो हमारी ही लगेगी। अब रात को यहाँ खाना मत बनाना, आज रात को छत पर बारबेक्यू करेंगे। भगवान सत्यानाश। और मैं ना मौसी को भी बुला लेती हूँ, उन्हें भी तो दिखाया है कि हमारी छत किसी बॉन फायर प्लेस से कम नहीं है। दोनों बहुएं सर पकड़ लेती है। अब हाल ये हो गया था कि अगर घर में कोई कहता चलो बाहर चलते हैं तो दोनों भाभियां पहले एक ही सवाल पूछती थी, आरोही घर पर तो नहीं है? अगर वो घर पर होती तो इसका मतलब था कि किसी को वो बाहर जाने देने से रही। लेकिन आरोही को ये एहसास ही नहीं था कि छत की जिद की वजह से दोनों भाभियों के कितने सारे खूबसूरत पल उससे खराब कर दिए थे, जो शायद अब फिर से लौट नहीं सकते थे। आरोही ने छत को इतना सजा दिया है कि अब कह रही है कि वहां कपड़े भी मत सुखाओ। मुझे भी कह रही थी, हमारी छत पापड़ और अचार सुखाने के लिए नहीं है, त्योहार और स्पेशल मोमेंट्स को मनाने के लिए है। भाभी स्पेशल मोमेंट्स ये रहने ही देती कहाँ है। अब तो मन करता है मेरा इसी छत से कि कूद जाऊं मैं। ये आइडिया भी आरोही के कानों तक पहुंचने मत देना छोटी। सही कह रही हैं आप भाभी, कहीं सुन तो नहीं लिया होगा ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो छत से ही बंजी जंपिंग शुरू करवा दे।
अब दोनों भाभियां समझ चुकी थी कि अगर उन्होंने अपनी ननद का छत प्रेम नहीं रोका तो आने वाले सालों में घर के सारे त्योहार, सारी खुशियां और शायद उनके हर स्पेशल मोमेंट्स भी यहीं हो गए। इसलिए आरोही को सबक सिखाना तो बहुत जरूरी था। इसलिए वो जो बात कभी मस्ती में कही गई थी, दोनों बहुओं ने आज सच कर दिखाई थी। अब वर्तमान में वापस चलते हैं। घर में हल्दी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। छत को पीले फूलों से सजाया जा रहा था। मेहमान ऊपर कुर्सियां लगा रहे थे। आरोही का चेहरा अभी से उतरा हुआ था। भाभी एक बार आखिरी बार पूछ रही हूँ, नीचे हॉल में कर लेते ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी पसंद हमारी जिम्मेदारी है। और फिर इतनी प्यारी छत को छोड़कर नीचे कौन जाएगा? आरोही ने मायूस होकर सिर झुका लिया। इतने में पंडित जी ऊपर आ गए। आरोही का चेहरा अब जैसे रोने लायक हो गया था। बेटा जल्दी बैठो, मुहूर्त निकल रहा है। हल्दी शुरू हो गई, ढोलक बजने लगे, महिलाएं गाने गाने लगी। आरोही भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसे लगा शायद सब ठीक ही रहेगा, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। ऊपर लगी झालरें उड़ने लगी। एक मेहमान बोल पड़ा, अरे ये बादल कहाँ से आ गए? सबने आसमान की तरफ देखा। कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान काले बादलों से भर चुका था। आरोही घबरा गई। भाभी बारिश आ जाएगी, चलो नीचे चलते हैं। अरे अभी तो तुम कहती थी छत सबसे अच्छी होती है। और फिर मॉनसून वेडिंग का ट्रेंड भी तो है। पहली बारिश की बूंद सीधे आरोही के हाथ पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पल में बूंदे तेज होने लगी। मेहमान कुर्सियां छोड़कर भागने लगे। हल्दी का सामान बचाया जाने लगा। फूल उड़ने लगे। ढोलक अंदर ले जाई जाने लगी। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। मेरा स्पेशल दिन सब खराब हो गया। मैंने कहा था छत पर मत करो। उधर डिम्पल और शिवानी एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराई, मानो उन्हें इसी पल का तो इंतजार था। आरोही को लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बारिश अपने साथ बहा कर ले गई। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी दोनों भाभियों ने बारिश से भी 2 कदम आगे की सोच रखी थी और असली सरप्राइज अभी बाकी था। मैंने कहा था छत पर मत करो, अब देखो सब खत्म हो गया। मेरी हल्दी, मेरी फोटो, सब खराब हो गया। अरे बेटा रो मत, मेकअप खराब हो जाएगा। कैसे ना रो मम्मी, और मेकअप तो वही गया है खराब। वैसे भी इस बारिश में मेरी शादी जिंदगी में एक ही बार होनी थी और आप सबने उसे छत पर रख दिया। आरोही को इस हालत में देखकर डिम्पल और शिवानी एक दूसरे की तरफ देख रही थी, लेकिन इस बार दोनों के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि एक सुकून था। मानो जिस पल का इंतजार था वो आ चुका था। आरोही चलो, जल्दी नीचे चलो। अब नीचे जाकर क्या होगा, सब तो खराब हो गया। पता नहीं बाराती कैसे आएंगे या मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हमने कहा ना, बस हमारे साथ चलो। हाँ आओ, रोना बंद करो। सबके साथ वो नीचे आ गई। जैसे उसने घर का मुख्य दरवाजा खोला वो एकदम रुक गई। घर के बाहर एक बड़ी सी लग्जरी बस खड़ी थी। उस पर फूल लगे हुए थे। ये सब क्या है? मैडम आपकी गाड़ी आ गई, जल्दी बैठिए, मुहूर्त निकल जाएगा। लेकिन हम जा कहाँ रहे? जहाँ तुम्हारी असली शादी होने वाली है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ समझ में आ जाएगा, चलो तुम। कुछ देर बाद बस एक शानदार होटल के सामने जाकर रुकी। आरोही जैसे अंदर गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरा बैंक्वेट हॉल पीले और सफेद फूलों से सजा हुआ था। स्टेज तैयार था, डीजे तैयार था, हलवाई खाना बना रहे थे, मेहमान पहले से वहां पहुंच चुके थे, फोटोग्राफर कैमरा लेकर खड़ा था, सब कुछ पहले से तैयार था। आरोही हैरान होकर बोली, ये सब कब किया? 3 दिन पहले। हमें मौसम का हाल पहले ही पता चल गया था, इसीलिए असली शादी तो हमने पहले से होटल में बुक कर रखी थी। फिर मुझे छत पर क्यों ले गए, क्यों रुलाया मुझे? क्योंकि हम चाहते थे कि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए वो महसूस करो जो हम पिछले 1 साल से महसूस कर रहे थे। याद है जीजी का जन्मदिन? रेस्टोरेंट नहीं, छत पर केक कटेगा। याद है हमारी एनिवर्सरी? मूवी नहीं, छत पर प्रोजेक्टर लगेगा। नया साल तो याद ही होगा, बाहर नहीं छत पर आतिशबाजी देखेंगे। पिकनिक झील नहीं, छत पर चटाई बिछा दी है। हर बार तुम बहुत खुश होती थी, लेकिन तुमने कभी ये नहीं पूछा कि हम क्या चाहते हैं। आज जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा सबसे खास दिन खराब हो गया तो तुम्हें कैसा लगा? बहुत बहुत बुरा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी सारी खुशियां छीन ली हो। बस यही एहसास तो हम तुम्हें दिलाना चाहते थे। हम बदला नहीं ले रहे थे, हम सिर्फ तुम्हें समझाना चाहते थे कि हर स्पेशल दिन सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, दूसरों के भी सपने होते हैं। आरोही फूट फूट कर रोने लगी।
वो दौड़कर दोनों भाभियों के गले लग गई। उसे एहसास हो गया था कि उसकी भाभियों को आखिर कैसा लगता होगा। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत स्वार्थी हो गई थी। मुझे लगा था जो मुझे पसंद है वही सबको पसंद होगा। मैंने कभी आप दोनों के बारे में सोचा ही नहीं। पगली, अगर हम तुमसे नाराज होते तो तुम्हारी शादी होटल में नहीं सचमुच छत पर करवाते। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। और जीजाजी के हाथ में छाता देकर फेरे करवाते। और बारिश तेज होती तो 7 फेरों की जगह 7 चक्कर बाल्टी के भी लगाने पड़ते हैं। पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगा। इतने में बाहर फिर तेज बारिश शुरू हो गई। आरोही खिड़की से बारिश देखने लगी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। भाभी, अब समझ गई, किसी भी रिश्ते में अपनी खुशी से पहले दूसरे की खुशी भी देखनी चाहिए। चलो अब जल्दी से हल्दी लगवा लो। बारिश बाहर ही अच्छी लगती है, शादी के मंडप में नहीं। कई बार हम अपनी पसंद को दूसरों पर थोप देते हैं। हमें लगता है जो हमें अच्छा लगता है वही सबको भी अच्छा लगेगा। लेकिन रिश्ते वहां मजबूत होते हैं जहां अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी की भी कद्र की जाए। और उस दिन आरोही की शादी सिर्फ एक होटल में नहीं हुई, बल्कि उस दिन 2 भाभियों और एक ननद के रिश्ते में समझदारी की भी नई शुरुआत हुई। कविता जब से शादी करके ससुराल आ गई थी तब से उसने अपने सास ससुर के साथ काफी कम वक्त बिताया था, क्योंकि उसका पति सुजीत उसके शादी से पहले ही शहर में नौकरी करता था। कविता के सास ससुर खेती का ध्यान रखने के लिए गांव में रहते थे। शादी के बाद अपने पति के साथ कविता ने एक सुंदर सा घर बसा लिया था। सुजीत और उसका छोटा भाई आकाश में उम्र का काफी अंतर था। पहले तो सुजीत अकेला ही शहर में रहता था, लेकिन शादी के बाद कविता और सुजीत आकाश को भी शहर ले जाते हैं, क्योंकि गांव में पढ़ाई लिखाई की सुविधा बहुत ही कम थी। उन्हें लगता था कि आकाश शहर में रहेगा तो अच्छे से पढ़ लिख पाएगा। वैसे तो सुजीत भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं कमाता था, लेकिन खेती बहुत ज्यादा थी। गांव भी शहर से बहुत दूर नहीं था, इसलिए तो राधिका और सुजीत के पिताजी लक्ष्मण सुजीत की शादी के बाद काफी सारी चीज गांव से शहर भेजते। साथ ही साथ आकाश के पढ़ाई लिखाई का भी खर्च उठाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नई बहू है, बेटे के ऊपर इतना बोझ डालना सही नहीं है। लेकिन उन्हें हमेशा से ही उनकी नजर में कविता की इज्जत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आजकल की लड़कियां किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन कविता शादी नहीं होने के बावजूद अपने देवर को शहर में संभाल रही थी। कविता के इस स्वभाव से राधिका बहुत ही खुश थी। सबके सामने हमेशा कविता की तारीफ करते रहती थी। राधिका के नजरिए में कविता का स्थान बहुत ही ऊंचा था, और सिर्फ राधिका का ही नहीं, राधिका की बातों से उनके गांव में रहने वाले आस पड़ोस वाले भी कविता की बहुत तारीफ करते थे। ऐसे ही एक दिन गांव की चंपा दीदी राधिका के घर आती है। क्या राधिका आंटी, कैसी हो आप? अरे चंपा, तुम काफी दिनों बाद आई हो। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? कुछ नहीं राधिका आंटी, सब कुछ बिल्कुल कुशल मंगल है। सोचा काफी दिन हो गए थे आपसे मिले हुए। कल शाम आई थी मैं माँ से मिलने, इसलिए इधर भी चली आई। सुना है कि आपकी बहू शहर में रहती है। मैंने सोचा था कि सुजीत की शादी हो जाएगी तो आप अपनी बहू को अपने पास रखोगी, उसे ढेर सारे काम करवाओगी, लेकिन आप तो इन गांव वाली औरतों से काफी अलग हो। चंपा, कौन से जमाने में जी रही हो तुम? आजकल की लड़कियां कहाँ रहती है सास ससुर के पास। शादी के बाद 1 महीने तक कविता यहीं पर ही रहती थी, लेकिन फिर हमने ही सुजीत को कहा कि तुम इसे लेकर शहर चले जाओ। उसे खेती के कुछ काम आते भी नहीं है। यहाँ रहकर क्या करेंगे वो दोनों? साथ रहेंगे तो कम से कम अपना घर तो बना पाएंगे। वहाँ सुजीत भी कई सालों से बाहर का ही खाना खाता है। जब से कविता शहर गई है तब से मेरी तो चिंता ही मिट गई है। अब तो उन्होंने किराए से घर भी ले लिया है, और फिर आकाश को भी वो दोनों अपने साथ ही रखते हैं। वो कॉलेज में जाता है। जब मैंने कविता को शहर भेजा था तो ये गांव वाली औरतें मुझे भी काफी कुछ सुना रही थी, लेकिन मैंने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब उसे शहर गए हुए 12 महीने से ज्यादा वक्त हो गए हैं। लेकिन सच कहूँ, जब से कविता हमारे घर में आई है तब से हमारा घर पूरे तरीके से बदल गया है। कविता ने सिर्फ सुजीत की ही नहीं, आकाश की भी जिंदगी संवारी है। शादी के बहुत सालों बाद मुझे आकाश हुआ। जब वो पाठशाला में जाने लगा तो काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी। भाभी होने के बावजूद कविता उसके लिए माँ जैसा सब कुछ करती है, इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं रखा। मेरे क्या काम, मैं मजदूर लगाकर भी मेरे काम करवा लूंगी, लेकिन अगर मेरे बेटे की जिंदगी भटक गई तो मैं क्या करूंगी? आकाश कॉलेज जाता है, लेकिन क्या करता है, उसके दोस्त कौन है, कितनी पढ़ाई करता है, सब कुछ अपनी भाभी को बताता है।
राधिका आंटी, मैंने आपकी बहू को सिर्फ शादी में ही देखा था। आज उसके बारे में इतना कुछ सुन लिया आपसे। मेरा भी उससे मिलने का मन हो रहा है। ऐसी लड़कियां कहाँ होती है। अगर कभी मजबूरी से पति के भाई बहन साथ रह रहे होते हैं तो वो लड़कियां उन्हें वहां से भगाने के बारे में सोचती है। और ये एक आपकी बहू कविता है जो आकाश को अपने सगे बेटे जैसा मानती है। आपके घर को किसी की नजर ना लगे। चलो मैं चलती हूँ। अगर कभी कविता गाँव आए तो मुझे फोन करके उससे मिलने के लिए जरूर बुलाना। उसके बारे में सुनकर ऐसा लग रहा है कि सबको उससे कुछ सीखना चाहिए। शादी के कुछ ही महीने बाद कविता ने सबकी नजर में अपनी एक अलग छवि बना ली थी। कविता की सास नहीं, उसके ससुर जी भी गांव के चौराहे पर बैठकर अपनी बहू की तारीफ करते थे। घर में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। आकाश कॉलेज के साथ साथ अब इंटर्नशिप करने लगा था। दोनों देवर भाभी का रिश्ता भी बहुत अच्छा था। ऐसे ही एक दिन, भाभी कहाँ हो आप? मैं कब से आपको आवाज लगा रहा हूँ। मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। अरे आकाश, धीरे, मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, बस छत से कपड़े उतारने गई थी। बताओ क्या खुशखबरी सुनानी है तुम्हें अपनी भाभी को। भाभी, मेरे कॉलेज के शुरुआती दिनों से मैं छोटे-मोटे काम करता था, लेकिन उससे मुझे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। अब मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर है और मुझे एक पक्की जॉब मिली है। अभी पार्ट टाइम है, लेकिन कॉलेज के बाद मैं फुल टाइम जॉइन कर लूँगा और वो लोग मेरी सैलरी भी बढ़ा देंगे। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। पढ़ाई के बाद काफ़ी दिनों बाद लोगों को जॉब मिलती है, लेकिन मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे बड़ी आराम से जॉब मिल गई। ये आपके और भैया के आशीर्वाद का कमाल है। वो तो है ही, लेकिन तुम भी काफी मेहनत करते हो पढ़ाई में। काफी होशियार हो, जहाँ भी जाते हो छा जाते हो। इसलिए हर वक्त तुम्हारी मेहनत रंग लाती है और तुम्हें ऐसे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। वैसे भी कॉलेज तो हो गया है, अब तुम कुछ करने वाले हो। हाँ भाभी, आज इंटरव्यू और कॉलेज इन सब के बीच मैं बहुत थक गया हूँ। अब थोड़ी देर आराम करने वाला हूँ। क्यों, आपको कुछ काम था क्या? अरे वाह, आज मेरी सहेलियां घर पर आने वाली हैं, इसलिए पूरे घर की साफ सफाई करनी है। साथ ही साथ बाजार से सब सामान भी लेकर आना है। महीने का किराना भी खत्म हो गया है। खैर, तुम जाओ आराम करो, मैं कर लूंगी। क्या भाभी, आप भी मेरे होते हुए ये सब काम करोगी? जब से मुझे पैसों की और बाकी सब चीजों की समझ आई है, तब से ये सब काम मैं ही तो करता आया हूँ। आप चिंता मत करो। आज भी मैं सब कुछ ठीक से कर लूंगा। कविता आकाश का ख्याल तो रखती थी, लेकिन घर के जितने भी छोटे मोटे काम थे सब कुछ आकाश से ही करवाती थी। आकाश को हमेशा से ही ये भाभी का प्यार लगता था, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। अब तक पढ़ाई के साथ साथ आकाश ने जितने भी पैसे कमाए थे वो आकाश अपने भाभी के पास रखने के लिए देता था, क्योंकि उसे लगता था कि जब उसे उन पैसों की जरूरत होगी तब उसकी भाभी उसे वो पैसे देगी। अगर कभी जरूरत पड़े तो आकाश अपने भाभी के पास पैसे मांगने भी जाता था, लेकिन भाभी अजीब अजीब बहाने बना देती थी। फिर कभी माँ बाप के पास से तो कभी इधर उधर से पैसे जोड़ जोड़ कर अपना काम चला लेता था। ये बात उसके कभी समझ में ही नहीं आई कि उसकी भाभी आकाश से पैसे तो लेती है, लेकिन वक्त आने पर आकाश को वो पैसा वापस नहीं देना चाहती। सबकी नजर में अच्छा बनने वाली कविता का ऐसा भी एक चेहरा था, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इसी दौरान आकाश की शादी तय हो जाती है। सुजीत, कविता और आकाश सगाई की तैयारी के लिए कुछ दिन गांव चले जाते हैं। तभी बहू, आकाश पिछले 4-5 सालों से पढ़ाई के साथ काम करता है। मैं जब उसे पैसों के बारे में पूछता हूँ तो वो कह रहा था कि पैसे उसने तुम्हारे पास रखे हैं। तुमने वो पैसे संभाल कर रखे हैं ना? पापा जी, आपको पता है ना शहर में कितना खर्चा होता है। और आकाश कुछ ज्यादा पैसे नहीं कमाता था, और उसने कभी मुझे ऐसा कहा नहीं कि भाभी पैसे संभाल कर रखो। मुझे लगा कि वो अपने भाई को घर में मदद करना चाहता है, इसलिए जो पैसे उसने मुझे दिए थे वो पैसे मैं हमेशा से ही घर में खर्च के लिए इस्तेमाल करती थी। उसके दिए हुए पैसों से तो मेरे पास कुछ 10-15 हजार होंगे। ठीक है बहू, हम डेयरी में जो दूध देते हैं मैं उसका हिसाब कर लूंगा और उतने पैसों से आकाश की सगाई हो जाएगी। फिर शादी का आगे देख लेंगे। आकाश की सगाई सामने थी, लेकिन फिर भी कविता नहीं, आकाश ने उसे दिए हुए पैसे वापस देने से इनकार कर दिया। अभी तक तो कविता पूरे परिवार के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ ऐसा दिखावा करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगी थी। लेकिन फिर भी कविता ऐसी भी है, इस बात पर अभी भी कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। जैसे तैसे आकाश की सगाई हो जाती है। सगाई के कुछ दिनों बाद भाभी, आज मैं सोनिया से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उसके लिए बढ़िया सा तोहफा लेना है। हम सगाई के बाद पहली बार मिल रहे हैं, इसीलिए मैं उसे आज होटल में खाना खाने भी ले जाऊंगा। मुझे कम से कम 5,000 रुपये चाहिए थे। 5 हजार? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। भाभी हाँ, मैंने आपको पिछले महीने ही 10,000 दिए थे, उसमें से 5,000 दे दो। लेकिन पिछले महीने ही बिजली का बिल मैंने उसी में से दिया था। तुम्हें तो पता है आजकल तुम्हारे भैया भी जितनी जरूरत होती है उतनी ही पैसे देते हैं घर खर्च के लिए। कोई बात नहीं भाभी,
आपने वो पैसे खर्च कर दिए, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे भैया से पैसे लेकर दे दीजिए। अरे नहीं, आज सुबह ही मेरा और तुम्हारे भैया का पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। मैं नहीं बात करूंगी उनसे। इस बार तुम ही कर लो बात और मैनेज कर लो कहीं और से। ठीक है भाभी, मैं देखता हूँ कुछ। हमेशा की तरह इस बार भी कविता आकाश को पैसे देने से मना कर देती है। आकाश बहुत नाराज हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी भाभी से कुछ नहीं कहता। आकाश अपने पापा को फोन करता है और उनसे पैसे लेता है और अपना काम चला लेता है। जैसे जैसे कुछ महीने बीत जाते हैं और आकाश की शादी हो जाती है। अब जब से आकाश की शादी हुई थी, तब से कविता का बर्ताव कुछ ज्यादा ही बदल गया था। शुरू शुरू में आकाश की पत्नी आकाश को बताने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। आकाश की शादी के कुछ महीनों बाद आकाश के माँ-बाप शहर रहने आते हैं। क्या छोटी बहू, जब 4 लोग साथ रहते हैं तो छोटे-मोटे झगड़े अनबन तो होती ही है। बड़ी बहू बता रही थी कि तुम छोटी-छोटी बातों को लेकर मुंह फुला लेती हो। बेटा, ये सही बात नहीं है। कविता जब से शादी करके आई है, तब से बड़े ही अच्छे तरीके से उसने रिश्ते और घर संभालना है। तुम्हें भी उसे सीखना चाहिए। माँ जी, जैसा बड़ी दीदी का व्यवहार है वो देखकर तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने इस घर को संभाला होगा। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इस घर ने उन्हें संभाला होगा। मैं उनसे छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा नहीं करती, वो मेरे साथ झगड़ा करती हैं। फिर भी मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती, मेरे हर काम में वो टोका-टाकी करती हैं। अरे, वो बड़ी है ना, उसे ज़्यादा समझ है, कौन-सा काम किस तरीके से करना है उसे अच्छे से बताए, वैसे भी तुम्हें क्या आता है? अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम भी सब कुछ अच्छे से सीख जाओगी। तुम्हें जो कुछ भी सीखना है अपनी जेठानी से ही सीखना है। तुम्हें उसके साथ झगड़ा करने की वजह से सब कुछ उससे सीखना चाहिए। इतने सालों में मुझे कभी शहर नहीं आना पड़ा। हम आते थे तो सिर्फ खुशहाली जानने के लिए, झगड़ा मिटाने के लिए। मैं पहली बार शहर आई हूँ और उसकी वजह तुम हो। बड़ी बहू ने खास बुलाया है हमें यहाँ। बड़ी बहू का कहना है कि तुम दोनों भाइयों को अलग करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है माँ जी, आपको बड़ी भाभी पर इतना ही भरोसा है तो शायद गलती मेरी ही होगी। मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूंगी। मेरी वजह से आपको फिर कोई शिकायत नहीं आएगी। कविता की अच्छाई की पट्टी सबके आंखों पर कविता ने इस तरीके से बांध दी थी कि उसकी गलती होने के बावजूद भी सब कुछ दोष नई बहू सोनिया को ही दे रहे थे। सोनिया किसी को कितना भी समझाने की कोशिश क्यों ना करे कि कविता भाभी जो कुछ भी कर रही है वो गलत है, लेकिन कोई उसके ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए गलती ना होने के बावजूद भी सोनिया सबसे माफी मांग लेती है और तभी के लिए बात मिटा देती है। दोनों बहू के बीच में हुआ झगड़ा सुलझाकर सास ससुर गांव चले जाते हैं कुछ दिनों बाद। क्या बात है आकाश, तुम्हारा काम ठीक से चल रहा है ना? 2 महीने से तुम मुझे घर खर्च के लिए सिर्फ 10,000 देते हो। मतलब पहले जैसे मेरे पास रखने के लिए सैलरी देते थे, वैसे दी नहीं। सैलरी टाइम पर तो हो रही है ना? हाँ भाभी, काम भी ठीक चल रहा है और सैलरी भी टाइम पर आ रही है। लेकिन वो क्या है ना, अब सोनी आ गई है, तो मैं मेरी पूरी सैलरी में से घर खर्च के पैसे आपको दे देता हूँ और बाकी पैसे उसके पास दे देता हूँ। क्यों, मेरे होते हुए उसे पैसे देने की क्या जरूरत है? ज़रूरी कैसे नहीं है भाभी, वो मेरी पत्नी है। मेरे पैसों पर जितना मेरा अधिकार है, उतना उसका भी अधिकार है। और वैसे भी मैं कॉलेज के साथ काम करता था, इतनी सारी इंटर्नशिप की, इतने पैसे कमाए, मैंने आपको पैसे भी दिए, लेकिन आप क्या करती थी, सभी पैसे घर खर्च के लिए इस्तेमाल करती थी। मेरी ज़रूरत के लिए मैं जब आपसे पैसे माँगता था, तब आप मुझे 1 रुपया भी नहीं देती थी। यहाँ तक कि मेरी सगाई और शादी के वक़्त भी आपने पैसे नहीं दिए। मैंने आज तक जमा किए हुए सभी पैसे अपने पास रख लिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने मेरी पढ़ाई के लिए पैसे खर्च किए। मेरी पढ़ाई के लिए सभी पैसे तो माँ और पापा गाँव से भेजते थे। गेहूँ, चावल, यहाँ तक कि हर हफ्ते हमें सब्ज़ी भी गाँव से आती थी। फिर भी आप हर वक़्त खर्च-खर्च की बात करती रहती हो। इसीलिए मैंने सोचा कि इस महीने से हम घर के खर्च का पूरा हिसाब रखेंगे। खर्चा 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा भैया देंगे और एक हिस्सा मैं दूँगा, और मेरी सैलरी में से जो भी पैसे बच जाएँगे, वो मैं अपने पास रखूँगा। तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और पत्नी के आते ही तुम उसके पल्लू के पीछे छुप गए। अगर तुम्हें इतना ही अपनी सैलरी करनी है तो तुम्हें हमारे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ससुराल वालों ने जो कुछ 4 बर्तन, अलमारी और पलंग दिया है वो उठाओ और दूसरा घर ढूंढो किराए का। ये मेरे पति की कमाई का है। भाभी, अभी तक मैं आपके सभी काम सुनता था, आपको पैसे देता था, तो मैं आपको बहुत अच्छा लगता था। और अब मेरी बीवी आ गई है, तो आप मुझे घर से निकलने के लिए कह रही हैं। आपको पता है ना, अगर ये बात गाँव में माँ और बाबूजी को पता चलेगी तो क्या होगा? क्या होगा? धमकी दे रहे हो मुझे? तुम्हारे माँ और बाबूजी की आंखों पर मैंने मेरी अच्छाई की पट्टी बांध दी है। तुम भले ही उनके खुद के बेटे हो, तुम चिल्ला चिल्ला कर भी उनसे कुछ कहोगे तो उन्हें भरोसा नहीं होगा। चाहिए तो कोशिश कर लो। हाँ, कोशिश बाद में करना। अगर तुम्हें पैसे बीवी को देने हैं तो तुम सिर्फ बीवी के ही साथ रहो। मैंने सुना है सामने का फ्लैट खाली है, किराया भी कम है, जो तुम उस घर में जाके रहो। शादी के बाद कविता आकाश के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है।
शुरुआती दिनों में वो सिर्फ सोनिया को ताने मारती थी, उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन सोनिया ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कोई कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, उसकी सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। जैसे आज आकाश को कविता की सच्चाई के बारे में पता चल गया था। आकाश अपना सामान उठाता है और अपनी पत्नी को लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो जाता है। आकाश भी किसी को कुछ नहीं बताता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता भी कविता की साइड लेंगे, क्योंकि उसके नजर में कविता देवी बनकर बैठी है। 2 दिन बाद कविता अपने सास ससुर को फोन करती है और बता देती है कि सोनिया ने आकाश को भड़काया है और आकाश झगड़ा करके घर से निकल गया है। कविता के सास ससुर उसी दिन सारी तैयारी कर लेते हैं और अगले दिन सुबह शहर चले आते हैं, और आते ही आकाश और सोनिया से सवाल जवाब करने लगते हैं। माँ, बाबूजी, आप यहाँ, वो भी सुबह सुबह? तुमने काम ही ऐसा किया है कि हमें सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा। तुम भूल गए क्या, आज तक तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? पत्नी को आए हुए 4 दिन नहीं हुए और तुम उसके लिए अपने भैया भाभी से लड़ाई झगड़ा करके अलग रहने लग गए। लोग क्या कहेंगे, और हमें कुछ बताया भी नहीं। माँ, मुझे पता था। मैं अगर आपको कुछ भी बताता तो भाभी जो बताती है वही सही लगता, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। अभी तो मैं आपको कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप खुद भाभी की परीक्षा लो, उनके साथ रहो, तब आपको पता चलेगा कि भाभी की असलियत क्या है। पिछले कई दिनों से, यहाँ तक कि कई महीनों से जो कुछ भी चल रहा था, आकाश सब कुछ अपने माँ और पिताजी को बता देता है। इस बार राधिका न आकाश पर भरोसा करती है और न ही कविता पर। कविता की परीक्षा लेने के लिए वो आकाश के साथ नहीं रहती, वो कविता के घर पर जाकर रहती है और उसे कहती है कि अब वो यहीं रहेगी हमेशा के लिए। तो उसके तेवर बदल जाते हैं। आज तक जो कविता सास को चाय की कप भी नहीं उठाने देती थी, वो राधिका से झाड़ू पोछा, यहाँ तक कि बर्तन भी करवाती है। धीरे धीरे उसकी बोलचाल बदल जाती है। एक दिन कविता और राधिका के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। कविता राधिका को गुस्से में घर से निकल जाने के लिए बोल देती है। राधिका अपने छोटे बेटे के पास आ जाती है। जब से तुम्हारी शादी हुई है बेटा, तब से मैं तुम्हें समझने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें हमेशा यही कहा कि अपनी जेठानी से तुम्हें सीखना चाहिए। उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी एक नहीं सुनी। उल्टा मैं हमेशा कविता की तरफदारी करती थी। लेकिन आज मुझे समझ में आया, कुछ लोग अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। जिस दिन उनका हम काम करना बंद कर देते हैं, उस दिन उनकी असलियत सामने आ जाती है।